भारद्वाज। होप आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो शुरू किया था, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। उसको न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन करने से पहले हमने कुछ मोशन के बारे में डिस्कस किया था। मोशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ फोर्स आए थे, फोर्सेस से हमारे पास फिर कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने उसको डिवाइड किया था। फिर हमारे पास कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्टेड फोर्सेस के हमने जो टाइप देखे उनके कुछ जो है डेफिनेशंस बताई थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम शुरू करते हैं, दैट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो मोशन जो होता है बेसिकली ऐसे बता देते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। लेकिन इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन ये नहीं होती। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, देखो ये जो सबसे पहले हमें पता है न्यूटन सर ने हमें जो है ये लॉज ऑफ मोशन दिए थे, ठीक है। उसके बाद देखो Newton law based on the inertia law of Galileo, which asserted that if there are no external actions on a body, it neither moves with a constant velocity or is at rest. इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हम बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना कर दें तब तक बॉडी में कोई भी एक्शंस नहीं होंगे और ना तो मूव करेगी, ना तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, ना वो रेस्ट में ही रहेगी। ये हमारी सिंपल डेफिनेशन है जो हम बेसिकली जो स्मॉल क्लासेस में हम करते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है, देखो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए गिवन पार्टिकल इज जीरो, मतलब उस बॉडी के ऊपर जितने भी टोटल फोर्सेस हैं अगर वो सारे जीरो हों तो if zero then and only then particle remain unaccelerated। और particle remain unaccelerated का मतलब पार्टिकल बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, यानी क्या रहेगा, remains at rest और moves with a constant velocity। हम ऐसा अगर हमारी कोई बॉडी पार्टिकल है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है ना तो भी इसको हम अनएक्सेलरेटेड ही मानेंगे, ठीक है ना। If the sum of all forces on a given particle is F, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि किसी पार्टिकल पे जो है टोटल फोर्स है वो हमारा क्या है, सम ऑफ टोटल फोर्सेस मान लिया F है, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन A है। तो A हमारा कब होगा, इफ एंड ओनली इफ F नेट इज जीरो, यानी टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी के ऊपर क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। और इसकी एक और डेफिनेशन आती है, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम देन टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। अब देखो यहां से हमारे पास रेस्ट और इक्विलिब्रियम में अब डिफरेंस बताते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन तो आ गई कि अगर पार्टिकल रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। लेकिन अब ये भी तो बात आती है कि रेस्ट और इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। बेसिकली ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अगर आपको डिराइव करना है, डेफिनेशंस बतानी है, डेरिवेशन हम नहीं करेंगे इसमें यहाँ पे, ठीक है। हम सिंपल हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉ की सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे। इस पे बेसिस की जो कुछ एप्लीकेशंस आएंगी, जो हमने देखा था कि हमारे पास नॉर्मल था, टेंशन था, और इनके बारे में जो है न्यूमेरिकल जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन में उनको हम जो है न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना कि अगर वेक्टर सम जो है किसी बॉडी के ऊपर टोटल एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो देन इफ एंड ओनली इफ पार्टिकल रिमेन अनएक्सेलरेटेड, ठीक है। आप इसको लिख लेना, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ ऊपर वाले को क्योंकि सिर्फ नीचे वाली ही इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप बेसिक लिखना चाहे ना तो पूरा लिख देना, पूरा जो मैंने पूरी लिख रखा था अभी ये पूरा लिख देना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, तो आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन तो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ करवाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम थ्योरी तो याद हो ही जाती है, बेसिक पॉइंट कहाँ पे आता है न्यूमेरिकल में, ठीक है। न्यूमेरिकल हमसे क्लियर बनने चाहिए, न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे जब तक थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो बात आती है रेस्ट और इक्विलिब्रियम में। अब रेस्ट और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। इसका मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब वो स्पीड, उसकी वेलोसिटी कुछ भी मान लो वो जीरो है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब हमारा क्या होता है, उस चीज की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। मान लिया कि हमारे पास कोई कार जा रही है,
ठीक है, उसकी हमारी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर पर आवर है और वो नेक्स्ट 1 घंटे में भी 30 किलोमीटर पर आवर ही सॉल्व करे, मतलब वो करे, है ना, कवर करे। नेक्स्ट 1 घंटे में भी हमारी क्या हो, 30 किलोमीटर पर आवर ही उसकी स्पीड हो। तो उस केस में हमारे पास ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। उस केस में हमारी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हम नहीं मानेंगे, उस केस में हम क्या मानेंगे, उसको इक्विलिब्रियम। तो क्लियर हुआ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन दोनों के बारे में बताता है कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है, तब उसके ऊपर जो टोटल नेट फोर्स एक्ट करता है वो हमारा क्या होता है, 0। ठीक है, मतलब जितने भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेंगे बॉडी के ऊपर, वो हमारे क्या होंगे, 0। इतना क्लियर हुआ। तो रेस्ट में और इक्विलिब्रियम में आपको पता चला हमारी वेलोसिटी रेस्ट के केस में 0 होती है, लेकिन इक्विलिब्रियम के केस में हमारी वेलोसिटी या स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्ट और इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है, तो आप बताना कि रेस्ट में तो हमारे पास वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन इक्विलिब्रियम के केस में हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होती है। ठीक है ना, अगर ये कांस्टेंट होगी तो डेफिनेटली इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 होगा ना। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर टोटल नेट फोर्स एक्ट जो कर रहा है वो 0 है। क्लियर हुआ। हमें पता है कांस्टेंट का डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 आता है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन 0 हो जाए। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन। आप इसको ये ज्यादा जरूरी है, इसको जरूर लिखना। अगर हमसे कहीं छोटी क्लासेस में डिफाइन करने को पूछा जाए तो आप ये जरूर लिखना। अदरवाइज आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए हैं तो अच्छे से क्लियर करने के लिए उस पूरे को लिख देना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन भी तो जरूरी है जो अब तक हम करते आ रहे हैं कि किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है ना, तो वो भी जरूरी है, लेकिन ये आप जरूर करना। ठीक है, ये जरूर लिखना। ठीक है, अब देखो कल हमने इससे रिलेटेड जो हमारे कुछ फोर्सेज आए थे, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज, उसमें हमने देखा था ग्रेविटेशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। कॉन्टेक्टिव फोर्सेज में बता रही हूँ, सॉरी ग्रेविटेशन तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज था। कॉन्टेक्ट फोर्सेज में हमारे पास था फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना, और हमारा था नॉर्मल और टेंशन। ये हमारे कॉन्टेक्ट फोर्सेज थे। ठीक है, तो उन पे बेस में आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाती हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ पार्टिकल से जो न्यूमेरिकल है वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको न्यूमेरिकल करवा देती हूँ। अब देखो, अब हमने पहले नॉर्मल रिएक्शन देखा था, फिर हमने टेंशन फोर्स देखा था। तो पहले मैं नॉर्मल रिएक्शन पे बेसिक छोटा सा न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि नॉर्मल रिएक्शन और किस तरीके से मेंटेन होते हैं। ठीक है, मान लें कि हमारे पास ये कोई ब्लॉक है। ठीक है, इसका कोई मास है 5 kg। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। ठीक है, हमें इसके ऊपर बताना है एक्सेलरेशन। फाइंड द एक्सेलरेशन। बेसिकली हमारे पास जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इसमें या तो हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा या फिर हमें टेंशन निकालना होगा। ठीक है, तो फाइंड द एक्सेलरेशन, ये हमें इसमें बताना है। अब देखो, और हमारे पास ये कोई ब्लॉक है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें निकालना है एक्सेलरेशन। अब क्या होगा उस केस में, हाँ मैंने बताया था कि अगर बॉडी का मास नीचे की ओर एक्ट करेगा, हमें पता है, तो ये कितना आ जाएगा 5g। ये बनेगा ना 5g। और उसके ऑपोजिट हमेशा नॉर्मल क्या करता है, उसके परपेंडिकुलर। और नॉर्मल, हमारा नॉर्मल जो फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, वो कैसे एक्ट करता है, जो हमारी बॉडी है और जो मास है हमेशा उसके बीच में ही लगता है। यही बताया था मैंने। तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर की ओर क्या लग जाएगा, हमेशा नॉर्मल फोर्स। ये हमारा नॉर्मल हो गया। इतना क्लियर आया। अब ये, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, अगर हमारे पास कोई ब्लॉक इस तरीके से गिवन है और उसमें कोई फोर्स लगा रखा है, मान लिया इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लगा रखा है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा ना, वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा और उस एक्सेलरेशन को हम हमेशा पॉजिटिव लेकर चलेंगे। इतना क्लियर हुआ। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और ये एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसी में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो
सबसे पहले तो हमें बताना है, एक तो हमें बताना है, सबसे पहले हमें पॉइंट मास को कंसिडर कर लेना है, ठीक है, पॉइंट मास को। उसके बाद हमें ये बताना है कि उसके ऊपर टोटल जितने भी फोर्स है वो कितने अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए देखो मैं इसी में बता देती हूँ, क्योंकि अब इन सारी चीजों की जरूरत तो हमें पड़ेगी ना, क्योंकि आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, जो मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसी न्यूमेरिकल से आपको बता देती हूँ सारी चीजें, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमारे पास पहले आएगा कंसीडर ए पॉइंट मास, ठीक है, कंसीडर ए पॉइंट मास। सेकंड हमारा क्या होगा कि नो अबाउट ऑल अप्लाइड फोर्स, नो अबाउट ऑल अप्लाइड फोर्स, यानी जितने भी हमारे जो फोर्सेस हैं उन सबको हम पता करेंगे। और थर्ड हमारा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब देखो, अब इसी में मैं आपको बता रही हूँ सारी चीजें। देखो अब ये हमारा, इसमें हमें एक्सेलरेशन बताना था। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये हमने पॉइंट मास मान लिया, ये इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, मैंने बताया था परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब जो मास होगा हमारा, ठीक है, ये नहीं होगा, पॉइंट मास है ना। तो नीचे की ओर हमारा कितना आ जाएगा 5g। इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स, सेकंड हमारा यही था ना, नो अबाउट ऑल अप्लाइड फोर्सेस, तो फोर्सेस को बताना। और एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा, इसी डायरेक्शन में और पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया ना अभी कि जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होगा और उसको हम पॉजिटिव देंगे। क्लियर हो गया, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, इसके थ्रू हम एक्सेलरेशन बताएंगे इसमें। अब एक्सेलरेशन देखो कैसे होगा। अब नॉर्मल जो हमारे पास कितना आ जाएगा, अब F इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी, मैं ये सिर्फ न्यूमेरिकल सोल्व करवाने के लिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉर्मल को देखना था, इसलिए मैं आपको ये न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, हमारे पास F50, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 5a। तो एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट हमारे एक्सेलरेशन की होती है। तो नॉर्मल का हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये इसको इक्विलिब्रियम में रखेगा। मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा क्या करता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमेशा लगेगा और उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखेगा। और यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने एक्सेलरेशन को निकाला। क्लियर हुआ। तो हमारे पास 50 न्यूटन इज इक्वल टू 5a हो गया और a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा एक और न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी न्यूटन फर्स्ट लॉ की ऑफ मोशन की एप्लीकेशन में ये चीजें हमें सीखनी जरूरी है ना, क्योंकि इनके बिना तो हमारे न्यूमेरिकल बनेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं सेकंड। अब देखो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें हमसे क्या पूछा गया, फ्रॉम द गिवन डायग्राम आफ्टर व्हाट टाइम टू ब्लॉक विल सेपरेट। अब कैसे रखा गया है, पहले मान लिया ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर कोई छोटा ऐसे ब्लॉक है, ऐसे रखा गया है, ठीक है, नीचे कोई सरफेस है और सरफेस भी कैसी है, स्मूथ है। इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। तो क्या होगा, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया है, इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, और ये पूछा है कि कितनी देर के बाद, कितने टाइम के बाद ये सेपरेट हो जाएंगे, ये पूछा बेसिकली। तो अगर ये स्मूथ सरफेस है तो जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये तो खिसक जाएगी आगे, हमें पता है, क्योंकि फिसलनी चीज है। मान लिया कोई उसके ऊपर मतलब स्मूथ है, मान लिया स्मूथ का मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं हो, ठीक है, और अगर वो थोड़ा सा फोर्स लगाते ही वो तो फिसल जाएगी, लेकिन उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगी, एज इट इज नीचे आके गिर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये वाला ब्लॉक जो है ये रेस्ट में रहेगा, इसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा और फोर्स भी कांस्टेंट होगा। इतना क्लियर हुआ। तो इसके ऊपर जो सेकंड वाला ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, लेकिन ये वाला क्या होगा, आगे चला जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बिग ब्लॉक हम क्या निकालेंगे, पहले एक्सेलरेशन ऑफ बिग ब्लॉक, ठीक है। तो बिग ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, हमें पता है F एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma, क्योंकि इसमें कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं है भाई, कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि फोर्स लगा देंगे तो आगे चला गया, लेकिन ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। हमसे वो टाइम पूछा है,
तो एफ एक्सटर्नल हमारे पास ये, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल बाय मास। इतना क्लियर हुआ। ये हमारा बिग ब्लॉक का है, इस वाले ब्लॉक का, लेकिन ये हमारा क्या है, रेस्ट में है। इसका मास और एक्सेलरेशन दोनों ही कांस्टेंट है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा भाई, ठीक है। तो अब देखो हमसे वो टाइम पूछा है। अब देखो जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा, ठीक है, मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस हुआ, देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा आगे की ओर डिस्प्लेस हो गया। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये डिस्प्लेस होगा तो इस केस में ये ब्लॉक जस्ट फॉलिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन भी 0 है और फोर्स भी 0 है, तो इस केस में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, और ऑब्जेक्ट भी हमारी क्या है, जस्ट फॉलिंग कंडीशन में, तो कौन सा लग सकता है, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल में बताया था, हमारे जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जो न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे, अगर हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है और हमें टाइम बताना है और हमारे पास क्या है, डिस्टेंस भी है, तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया गया है, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि ये कॉन्सेप्ट जो मिक्स किए गए हैं इनको हमें कैसे सॉल्व करना है। क्लियर हुआ। तो जैसे ही हमारे पास ब्लॉक ऐसे डिस्प्लेस, मैंने ये दिखाया है आपको, तो जैसे ही जस्ट फॉलिंग कंडीशन में होगा, यहाँ पे हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। और उस केस में मैंने बताया था, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लगता है तो हमारा यू हमारा 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो हम कांस्टेंट अंडर जो है मोशन का कांस्टेंट, मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखो एस हमारे पास कितना गिवन है, एल, ठीक है, तो हमारे पास यू हो गया 0 क्योंकि जस्ट फॉलिंग कंडीशन में है, ठीक है, प्लस का हमें टाइम निकालना है 1/2। ए हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, बड़े वाले ब्लॉक का हमारा एक्सेलरेशन F/m है, ठीक है, F एक्सटर्नल बाय m, और ये आ जाएगा t², ठीक है। अब हमें t निकालना है, तो t² हमारा किसके इक्वल बनेगा, दैट इज 2Lm बाय F एक्सटर्नल, इसको हम कैपिटल M ले लेते हैं, ठीक है, 2Lm बाय F एक्सटर्नल, और t हमारा कितना आ जाएगा, ये। क्लियर हुआ आपको कैसे आया, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया है। थोड़ा सा आपको समझना होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम हमें निकालना था, हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, डिस्टेंस गिवन है, तो हमें मोशन अंडर ग्रेविटी भी है, क्योंकि जस्ट फॉलिंग कंडीशन में, क्योंकि हमें वही तो टाइम निकालना है जिसपे दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो जैसे ही ये आगे जाएगा ये नीचे गिर जाएगा, तो डेफिनेटली दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो उस टाइम के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2Lm, मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बाय F एक्सटर्नल और 2Lm बाय x। क्लियर हुआ इतना, तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड। अब देखो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है ना, यहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि टेंशन का था और एक्सेलरेशन निकालने का। अब देखो हमारे पास क्या है कि एक ब्लॉक है कोई भी, उसका ये देखो ये डायग्राम है, ठीक है, आप इसको देख लेना कि ये हमारा डायग्राम है टोटल। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें ये कोई कैपिटल M है, ये कोई स्मॉल m है, ये हमारी कोई फ्रिक्शनलेस पुली है, जो कि हमारा हम विलेज में भी देखते हैं, जो कि हमारा जो कुआं होता है ना, कुआं फ्रिक्शनलेस मतलब वो होती है, ठीक है, यानी अगर हम बाल्टी को छोड़ दे तो वो उधर चली जाती है, बाल्टी को खींचे तो वो उधर चली जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है। ये हमारे दो मासेज हैं, इनके बीच में हमें पता है टेंशन एक्ट करता है। मैंने बताया था कि अगर हमारे पास दो पुली सेम, अगर एक ही स्ट्रिंग होती है तो उसमें हमारे पास टेंशन क्या होता है, सेम होता है, बताया था ना मैंने। तो अगर हमारे पास सेम पुली है तो हमारे पास टेंशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये मैंने टेंशन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था कि हमारे पास अगर दो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक दूसरे को खींचेंगी तो उनके बीच में टेंशन एक्ट करेगा, मैंने बताया था ना, ठीक है। तो ये हमारा टेंशन है, कुछ इस तरीके का हमारा सिनेरियो गिवन है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों निकालने हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, देखो अब और हमारे पास क्या है कि इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है, ठीक है, म्यू। अब देखो
क्या है हमारे पास, ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस पुली, लेकिन ये जो सरफेस है ये रफ हॉरिजॉन्टल है, और हमें पता है फ्रिक्शन कब लगता है, अगर हमारी सरफेस रफ होती है, ठीक है। अदरवाइज जो स्लाइडिंग सरफेस होती है उसके ऊपर तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं होता। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये क्या है, रफ सरफेस है और इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हमें एक्सेलरेशन निकालना पहले। अब हम यहाँ पे पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे। अब देखो, अगर ये मास फ्रिक्शनलेस पुली है, अगर ये नीचे की ओर जाएगा, मास अगर नीचे की ओर जाएगा तो इसका वेट कितना होगा, स्मॉल mg, ठीक है। अगर ये नीचे की ओर जाएगा तो इस डायरेक्शन में हमारे पास टेंशन एक्ट करेगा, आपको पता होगा। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास टेंशन एक्ट करेगा, तो इसका जो डायग्राम है, जो हमारी इक्वेशन है, वो कैसे बनेगी, हमारे पास स्मॉल ma इज इक्वल टू टी माइनस का mg माइनस का t, ठीक है, क्योंकि टेंशन हमारा क्या कर रहा है, इसके ऑपोजिट वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा कैपिटल M है, अब देखो, अब जैसे ही ये नीचे जाएगी तो क्या होगा, ये जो मास है ये इस तरफ अपने आप को अट्रैक्ट होता हुआ पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर लटक रही है और फ्रिक्शनलेस पुल है तो डेफिनेटली अगर वो नीचे आएगी तो वो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो यानी इसके ऊपर टेंशन एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और क्योंकि ये सरफेस क्या है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसको इन्होंने म्यू बोल रखा है। इतना क्लियर हुआ। और इसका जो वेट होगा वो हमें पता है म्यू mg, ठीक है, कैपिटल mg हम इसको लिख लेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, ये जो टेंशन है और इसके ऑपोजिट हमारा क्या कर रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, कैपिटल ma, इसको हम ध्यान रखेंगे, कैपिटल M है ये, ठीक है। तो कैपिटल ma इज इक्वल टू, अब देखो t हमारा इस तरफ है, t माइनस का क्या होगा, म्यू और mg, कैपिटल M, इसको ध्यान रखना, कैपिटल M आएगा, क्योंकि इसका हमारे पास क्या होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगी तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो उसके ऑपोजिट एक्ट करेगा इस तरीके से, और ये हमारा माइनस का ऑफ म्यू mg आ जाएगा, ठीक है। मास और इसका जो भी ग्रेविटी इफेक्ट है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। इसको आप समझ गए होंगे कैसे आया, क्योंकि ये टेंशन और जो फ्रिक्शन फोर्स है ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का म्यू mg लिखा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, ma प्लस का कैपिटल ma इज इक्वल टू, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा mg माइनस का म्यू mg, कैपिटल M है, उसको ध्यान रखना है, कैपिटल M है, ठीक है। तो यहाँ पे a आ जाएगा m प्लस का m इज इक्वल टू m और g, m तो बाहर आएगा नहीं, g बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस का म्यू m और ये आ जाएगा g बाहर, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज m माइनस का म्यू m और g और नीचे आ जाएगा m प्लस का m, ठीक है। क्लियर हुआ आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे आया, एक्सेलरेशन के मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, आपको इक्वेशन भी समझ आ गई होंगी मैंने कैसे बनाई है। तो बेसिकली अगर मैं आपको फ्रिक्शनलेस पुली के और भी न्यूमेरिकल करवाऊंगी, आप ऐसे मत सोचना कि एक न्यूमेरिकल से हमें कैसे समझ आएगा, ठीक है। ये मैंने सिर्फ हमारे पास न्यूटन लॉज की कुछ एप्लीकेशंस थी जहाँ पे हमारे पास टेंशन और जो नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है, मैंने उनको बताने के लिए ये करवाने पड़े कि हमारे पास जो, क्योंकि मैंने बताया था जब हमारा शुरू में बेसिक शुरू हुआ तो मैंने बताया था कि मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस करवाऊंगी टेंशन की और नॉर्मल की, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई, है ना। तो मैंने वहीं पे इसकी कुछ एप्लीकेशंस करवाई है, इसीलिए मैंने ये एक दो न्यूमेरिकल करवाए हैं। अदरवाइज मैं आपको और भी न्यूमेरिकल करवाऊंगी जो फ्रिक्शनलेस पुली है, जिससे आपको एक्सेलरेशन, टेंशन कुछ भी हमसे पूछा जाए तो हम बता सकेंगे, ठीक है ना। अभी तो हमारे पास 2 ब्लॉक आए हैं, अभी 3 ब्लॉक भी आएंगे जिसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको वो भी करवाऊंगी, तो ये आप ध्यान रखना, हम एक्सेलरेशन हमारा है वो ये आ जाएगा। और टेंशन निकालना है तो देखो आप इसको एक बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन खुद करके देखना, हमारे पास टेंशन क्या आएगा, क्योंकि अगर हम इसको इस एक्सेलरेशन को इसमें रखेंगे ना, तो आप करके देखना एक बार, तो यहाँ से हमारा टेंशन निकल आएगा, ठीक है। आप इसको एक बार करके देखना, इस एक्सेलरेशन को इस वैल्यू में रख के एक की जगह ये वाली चीज रख के देखना, फिर यहाँ पे हमारा टेंशन निकल आएगा,
किसी भी क्वेश्चन में आप रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमारा टेंशन आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आप एक बार रख कर देख लेना, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे मैंने कुछ न्यूटन फर्स्ट लॉ की जो कुछ एप्लीकेशन थी, जो मैंने बताया था टेंशन की और नॉर्मल की, मैंने उनको यूज करके कुछ आपको न्यूमेरिकल बताए हैं, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बताया है। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें ना तो कैसे होगा, देखो इसके ऊपर ऐसे, जैसे कि ये मान लिया m है, ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ होगा, ये एक और नीचे इस तरीके से अगर हम इसका निकालें, ठीक है, ये हमारा एक और m हो गया, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी हमें पता है इसी डायरेक्शन में होगा, मैंने बताया ना प्रीवियस न्यूमेरिकल में, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे टेंशन एक्ट कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल हमारा कुछ इस तरीके से होगा, इसका हमारा ये टेंशन एक्ट करेगा इसके परपेंडिकुलर। इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल इजी है। मैंने बताया पहले हमें क्या लेना होगा, हमें पॉइंट मास लेना होगा, फिर हमें जितने फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं उनको लेना होगा, फिर हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो आपको इतना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कुछ एप्लीकेशन समझ आ गई होंगी, जिसमें हमें टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना होता है वो कैसे नोट करते हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, उन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम जो पुली के न्यूमेरिकल है उनको और ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि हमारे कुछ प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।